ओए ओए ओए, क्या हो गया भैया? तुम बत्ती क्यों बुझा रहे हो? हैं? तुम्हारे लक्षण गुरु ठीक नहीं लग रहे हमको। कहाँ तक पहुंच गए थे? पहला रिलेशन बहुत अच्छी। तो अल्फा इज इक्वल टू डी टी माइनस डी ओ पॉइंट डी ओ, यहां तक डिराइव हो गया था। आगे बढ़िए। सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मन में भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर आपको 3 सवाल में से 2 सवाल बताए थे जो पॉसिबल हैं। तीसरा पूछेगा नहीं हमसे, एमटी थोड़ी पूछेगा, है ना। यहीं तक का डिस्कशन हुआ था। अभी जो पूरा पढ़ा है इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका वो है जिससे आप जल्दी कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, अगर आप इसमें मास कंजर्वेशन लगाएं, देखिए मास कंजर्वेशन क्यों लगाया जा सकता है, पहले तो ये प्रश्न है। क्योंकि जब ये रिएक्शन चल रही तो वेसल खोल के आपने कभी देखा नहीं। वेसल में जो पिस्टन लगा था वो बस स्लाइड हो रहा था, है ना। और पिस्टन स्लाइड हो रहा था तो मास तो कंजर्व होगा। तो जो मास फैलेगा वही मास बाद में भी होगा। अच्छा, मास कैसे निकालते हैं? मास अगर निकालें तो मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कैसे निकालोगे? मोल में क्या मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास। कोई पूछे कि बताएं जब हम मास निकाल रहे होंगे तो मोल में मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके मोल लेंगे? यहाँ पे मोल किसके लेंगे? तो आप कहेंगे जिसका मोलर मास ले रहे हो उसी के मोल लोगे। फिर पूछेगा मोलर मास किसका ले रहे हैं, तो कहोगे जिसके मोल लिए थे उसी का मोलर मास ले रहे हो। कह रहे हैं मोल और मोलर मास किसके लिए थे? जिसका मास निकाल रहे हो, जिसका मास निकालने की कोशिश कर रहे हो। समझ पा रहे हैं? ठीक है। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। हाँ देख, अब देखिए आपने कंटेनर में इसके 1 मोल डाले थे, इसके कितने कितने थे? तो इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे टोटल मोल कितने थे? 1। ठीक है, जब कुछ समय बाद हम आए थे तो फिर टी इज इक्वल टू T1 पे 1 - अल्फा। ठीक है, तो टोटल मोल जरा 2 बार निकालें। तो पहली बार आए थे यहाँ पे टोटल मोल 1 और बाद में आए थे टोटल मोल। अब मास कंजर्व करा देते हैं। देखिए जब मास कंजर्व कराएंगे तो आप क्या लिखेंगे? टी इज इक्वल टू 0 पे जितना मास था और टी इज इक्वल टू T1 पे जितना मास होगा वो दोनों मास बराबर कर दें। टी इज इक्वल टू 0 पे जब आप मास निकालना जाएंगे तो सबसे पहले देखिए मोल कितने। टी इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल है? 1 मोल। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 मोल। मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे उसमें। अब बताएं अगर आपने यहाँ मोल लगाए 1 तो मोलर मास किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जिसके आपने मोल लगाए। मोल किसके लगाए? PCl5 के। तो मोलर मास भी किसका लगाएंगे? और उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? एमटी। एमटी मतलब थियोरेटिकल मोलर मास, और वो किसके बराबर है? 1 मोल PCl5 के। ठीक है, टी इज इक्वल टू T1 पे है। टोटल मोल बताएं। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास किसका मल्टीप्लाई करेंगे? जिसके मोल लिए हैं। ये मोल किसके हैं? तो ये मोल मिक्सचर के हैं। तो मोलर मास भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? और इस पूरे मिक्सचर का मोलर मास कितना है? उसे क्या बोला हम लोगों ने? एमओ। तो बताएं ये कौन सा मास आ गया? पुराना वाला। और ये कौन सा? टी इज इक्वल टू T1 पे नया वाला। और दोनों मास, मास इसलिए कंजर्व है क्योंकि वेसल तो आपने कभी खोल के, आपने कभी उसे खोल के देखा ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। आपने बस पिस्टल को स्लाइड करते चले गए और वॉल्यूम बदल गया। अब बताएं ये जो आया है यही तो है। देखें,
खत्म हो गया। फिर आगे बताओ, इतना ही था, आप चेक कर लें, जो आपने अभी तक पढ़ा वो यही था। अब बताएं, मामला 2 लाइन में खत्म हो रहा है क्या? यही मामला आपने पिछली क्लास में किया, करीब 1.5 पेज लगे थे। देखिए, कह रहे मैच नहीं कर रहा, वो थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। यही है क्या? नहीं खींचो बड़ा, कह रहे इसको थोड़ा शिफ्ट करके दिखाओ तब मानू, ऐसा मुझे यकीन नहीं होता। एमओ को उधर ले जाओ, एमओ को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? एम टी बाय एमओ इज इक्वल टू, चेक कर लें, 1 उधर जाएगा, तो एम टी माइनस एमओ अपॉन, खत्म हो गया, ये आंसर है, यही आया था। तो अब क्या ये कार्यक्रम बड़ी जल्दी हो रहा है। अब बार बार आपको ये इससे थोड़ी करने की जरूरत है कि आप यहां तक पहुंचेंगे तभी आंसर आएगा क्या? इससे करेंगे तभी आंसर आएगा क्या? इससे करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। यही तो है वो, तो आप इसी से निकाल लो ना। खत्म है कहानी, कुछ याद करनी, कोई फॉर्मूला ही नहीं। बेसिकली देखे तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, सिर्फ लॉजिक है। और लॉजिक किसका है? मास कंजर्वेशन का। मास कंजर्व करा दिया, कहानी खत्म है। मास आप एक लाइन में कंजर्व करा सकते हैं। पुराने वाले मोल, पुराने वाले मोलर मास, नए वाले मोल, नए वाले मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को बराबर कर दें। भाई साहब इमोशनल हो जाते हैं। फीलिंग इमोशनल विद 20 अदर्स। सवाल लगाते हैं। अरे कई लोग सोचेंगे जब यही तरीका जल्दी था तो फिर पिछले वाला बताया क्यों? क्या हक था तुम्हें मेरा वक्त बर्बाद करने का? और वो तो चलो ठीक था, मेरा तेज दिमाग क्यों खींचा तुमने? वक्त का तो फिर भी मैं ठीक है बर्दाश्त कर लूंगा, है? मेरा तेज दिमाग जो कभी कभी चलता है, उसे क्यों इस्तेमाल करवाया? तो वो भी जरूरी था, अभी समझ में आएगा वो क्यों जरूरी था। फिलहाल आगे बढ़े। तो मान लीजिए अगर आपको पेपर में फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा, कई लोगों को ये नहीं याद आता कि नीचे कौन था, एमओ था एमटी था, है ना? एमटी माइनस एमओ तो याद आ जाता है कि नीचे क्या था, एमओ था एमटी था, क्या माहौल था। तो इसको याद जाएंगे तो भूलने का खतरा बना रहेगा। फिर आप पड़ोसी से पूछ रहे हैं भाई साहब नीचे कौन था, तुम्हें पता है? मुझे ऊपर कौन था पता है, तुम नीचे वाला बता दो, उसको भी याद नहीं आ रहा। तो आप इससे कर लो ना, मास कंजर्वेशन। कोई फॉर्मूला है ही नहीं, भूल जाओ, रिकॉल कर लो। या डेफिनेटली है, नेगेटिव आ जाएगा। कैसे समझाओ, प्लीज एक्सप्लेन, गो अहेड। हम्म, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे बताया प्लीज। इसमें नहीं बताएंगे? किस में बताना चाहते हो, किसी में बता दो तुम्हें। तुम्हें कौन सा पसंद है, ये वाला, ये वाला? प्लीज। या किसकी वैल्यू? अल्लाह को कहना एमओ ज्यादा रहेगा, तो ये छोटा रहेगा, इसमें छोटे में से बड़ा माइनस कर दिया तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा आओ देखें, क्या भाई साहब सच बोल रहे हैं, या भाई साहब जो है वर्णमाला तीसरे अल्फाबेट की बातें कर रहे हैं। आइए समझे। देखिए जब सबसे पहले सवाल आगे बढ़ेगा तो मार्केट में कौन है, अच्छा खेल शुरू क्यों हुआ था? अल्फा की वजह से। कोई पूछे खेल क्यों शुरू हुआ? अल्फा जब मार्केट में आएगा तो जो मोल है वो टूटे, किसके? PCl5 के। रिएक्शन को ध्यान से देखिए, रिएक्शन का डेल्टा एन जी कैसा है? पॉजिटिव। तो जब टूटेंगे मोल तो रिएक्शन आगे जाएगी, तो मोल बढ़ेंगे या घटेंगे? मोल बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या बढ़ा? तो इसीलिए 2 प्रकार के मोल मार्केट में है, कौन कौन से? थ्योरेटिकल और, भाई बदले हैं इसीलिए 2 प्रकार के। मोल बदला तो वी बदला, वी भी 2 प्रकार के हैं। अच्छा मोल बढ़ेंगे तो वी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सीधा है। क्या सीधा है? ठीक, इन दोनों का सीधा है। तो बताइए अगर ऐसा हुआ तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? भाई साहब प्लीज, तुम तो समझो कम से कम।
डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। क्यों? डेंसिटी और वॉल्यूम का उल्टा रिलेशन है, क्योंकि मास फिक्स है। समझ लें थोड़ा, ये सब कर लेना बाद में, रोक लिया करो ना, बाद में घर जाके हंस लिया करो। ऐसे लिख लिया, कितनी बार हंसना है? 14 सेकेंड पॉज देना है आधे घंटे का, फिर 15 सेकेंड, फिर बल्ब को देख के फिर रुकना है, फिर हंसना है। देखिए, सबसे पहले मोल बदला, मोल बदलने के बाद वॉल्यूम बदला, क्योंकि मोल और वॉल्यूम का सीधा है। वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी घटेगी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का उल्टा है। और अगर ऐसा हुआ तो जो वेपर डेंसिटी है वो भी घटेगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी और डेंसिटी का सीधा है गाइज। और अगर वेपर डेंसिटी घटी तो बाद वाली जो वेपर डेंसिटी, जैसे तुम निकले, वो कैसी आनी चाहिए? कम। कम आनी चाहिए। तो बताइए इस केस में जो बाद वाली है, बाद वाली मतलब वो कैसी आनी चाहिए? dt से। अब अगर dio कम है तो फिर mo भी, क्योंकि बाई टू ही तो कर रहे हैं ना, तो वो भी कम। तो mo कैसा है? छोटा है। किससे? कीजिए, इसको नोट कर लो। तो जब डिसोसिएशन का सवाल आप लगाते हैं तो ऐसा ही होता है। डिसोसिएशन में क्योंकि मोल बढ़ते हैं, आप जब भी डिसोसिएशन का प्रश्न लगाएंगे तो मोल बढ़ेंगे। तो फटाफट दिमाग में कर लें, मोल फिर वॉल्यूम फिर डेंसिटी फिर वेपर डेंसिटी। मोल बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी घटी, वेपर डेंसिटी घटी। कल को ऑब्जेक्टिव आता है तो आपका थोड़ा चलना चाहिए। और अगर आपसे पूछता है मान लो कि डीओ बताओ, तो समझदार आदमी यहीं पे जुगाड़ निकाल लेता है। देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति, तो एक होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, एक होते हैं जो बातों में से बात निकाल लेते हैं, उन्हीं में बात होती है। कल को अगर प्रश्न आएगा तो मैं यहीं से सवाल खोल डालूंगा। मैं 4 ऑप्शन देखूंगा, जिसमें डी और dt से छोटा होगा उसको टिक कर दूंगा। अगर एक ही हुआ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, बाकी लोग बैठ के फॉर्मूला लगा रहे होंगे। ये करना कब है समझ में आ गया? जब मोल बढ़ रहे हो। कोई में कोई रिलेशन बताएं तो ऐसे ये सब चल रहा है। ये कह रहे हैं ये क्यों चल रहा है, ये भी बता दो उसको। पी और टी कैसा है? ये क्यों चल रहा है? मास कैसा है? फिक्स है, क्योंकि वेसल क्लोज है, स्लाइड कर रही है। कोई पूछे वेपर डेंसिटी का क्या सीन है, तो क्योंकि वेपर डेंसिटी डेंसिटी के साथ सीधा खेलती है, क्योंकि नीचे किसकी डेंसिटी है? हाइड्रोजन की, जो कि कांस्टेंट है। ओके, इससे भी जरूरी चीजें जी हो ना, आप क्या समझ रहे हैं? ये सब तो फिर भी पढ़ा जा सकता है बाद में, नहीं? ठीक, इसलिए मैं किसी को रोकता नहीं। क्या पता मुझसे भी जरूरी कोई और हो, मैं तो रिकॉर्डिंग में मिल जाता हूँ। वो लाइव भी नहीं मिलता। आइए देखें, प्रश्न लगाएं इसीलिए। प्रोसेसर बहुत धीमा। आइए, जल्दी से। अल्फा बताना है, बता देंगे। क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ? डी टी माइनस डी ओ पॉइंट डी ओ। डी टी बताओ, आप खुद ही ढूंढ लोगे, वैसे भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, मोलर मास दिया हुआ है। कौन सा वाला है ये एम टी है। वैसे 208.5 होता है एग्जैक्ट, समझ रहे हो? अब उसने 208 बोल दिया तो इमोशनल मत हो जाना कि मैं खुद निकालूंगा। इट्स ओके।
तो बताओ dt कितना, mt बाई 2, डी बताओ, ऑब्जर्व दिया हुआ है अल्फा 104 माइनस 80 अपॉन 80, 24/80.3, अल्फा पॉजिटिव आता है। चले अगला, हो गया। नौ नंबर खींचो। बार बार जो डीओ ला के दे रहा है वो कहां से दे रहा है, कि मार्केट से दे रहा होगा, डीओ ला के दे रहा है लैब से। तो मैंने आपको कहा था ना, या तो डीओ देगा अल्फा पूछेगा, या फिर अल्फा देगा, और दो ही सवाल बनते हैं। एमटी थोड़ी पूछेगा आपसे, वो तो खुद ही निकाल लेते हैं ना। फॉर्मूला बताओ, सेम लगेगा, dt माइनस dio अपॉन dio। गुड, मैनर्स, बराबर। तो बताइए डीओ आ गया 30, dt कैसे निकाल, dt वही लगाने पुराना वाला है, बदलेगा ना। क्यों बदलेगा, देखें रिएक्शन जब देखेंगे इस बार, तो स्टार्टिंग में क्या लोगे बताओ, एक मोल किसका, N2O4 का, तो इसका जो एक मोल का मास होगा वो dt, वो mt होगा। तो mt इज इक्वल टू क्या बनेगा इस बार, 1 मोल ऑफ N2O4। नाइट्रोजन बताओ, 28, 14 × 2। ऑक्सीजन बताओ, कई लोग ये नहीं निकल रहा होगा, इस्तीफा तैयार रखा करो। तो ये आ गया 92 ग्राम, ये एक मोल का मास है, ये एम है, बाई 2 कर दो, dt आ जाएगा 92/2 46। डीओ बताओ देख के ऊपर, 46 30 30, 16/30, लगभग लगभग 16/3 कर दो, 5 के आसपास और 10 और, तो 0.5 के आसपास कुछ आंसर होगा। ठीक है, एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट निकाल लेंगे। चलें, प्रश्न कुछ उठते हैं, दोनों में एक ही फॉर्मूला क्यों लगाया, रिएक्शन दोनों अलग अलग थी, लेकिन तुमने फॉर्मूला दोनों में सेम लगाया। तो सवाल ये उठता है कि इस वाली में भी सेम फॉर्मूला लगाया, और पीछे जो ये वाली रिएक्शन थी इसमें भी सेम फॉर्मूला लगा, तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि दुनिया की कोई भी रिएक्शन आ जाए उन सब में यही फॉर्मूला, क्या इसे यूनिवर्सल फॉर्मूला घोषित कर दूं मैं। अब इसके दो जवाब है, या तो हाँ या तो ना। अगर आपने बोला हाँ घोषित कर दूं, तो मतलब फिर कल को तीसरी रिएक्शन चौथी कोई भी आ जाए मैं सब में ही लगाऊं, ऐसा कह रहे हैं आप। और अगर कह रहे हैं नहीं, तो फिर सवाल ये उठेगा कि इन दोनों में फिर क्यों सेम लगाया, अगर ये जनरल फॉर्मूला नहीं है तो फिर इन दोनों में क्यों सेम लगाया, बाकी में क्या आएगा, ये सब सवाल उठते हैं। तो जनरल फॉर्मूला ये नहीं है पहली बात। जैसे आपके पास एक रिएक्शन हो ऐसी, बराबर, तो इसमें जो अल्फा आता है वो आता है N1/Δ बड़ा डी छोटा डी अपॉन छोटा डी, ये जनरल फॉर्मूला है। कोई पूछे ये कहां से है, तो इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं। कहां से, टाइम लगा के करना है तो पूरा तरीका लगाएं, और अगर जल्दी करना है तो मास कंजर्वेशन, इसको भी मास कंजर्वेशन साबित किया जा सकता है बड़ी आसानी से, लेकिन अब जरूरत नहीं, आप समझ गई बात। तो ये फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला, इसमें N1 कौन है, ये जो रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है इसका कोफिशिएंट, और डेल्टा एन जी है सिग्मा
प्रोडक्ट गैसियस माइनस सिग्मा रिएक्टेंट गैसियस। बताओ यहाँ पे देख के, प्रोडक्ट में N2 N3, रिएक्टेंट में ये। अब कोई पूछे कि उन दोनों में सेम क्यों लगाया, ये बताओ। चलो इधर ही आ जाओ। रिएक्शन ये वाली थी, दूसरी ये वाली थी। दोनों में चेक करो। N1 कितना है, डेल्टा एन जी बताओ इसका। 1 + 1 - 1 +1, इसमें आओ। N1 बताओ, डेल्टा एन जी, समझ रहे हैं। तो दोनों बातें 1 1 हैं सर। तो जनरल फॉर्मूला आप ये लगाएंगे सब में, ये लगाएंगे, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन, इसीलिए दोनों में एक जैसा फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हमेशा क्या होगा, वो जो पीछे लिखा हुआ है, खींचे बात। तो कल को कोई जनरल सवाल आए तो ये लगाएं। चले, फिर 2 अल्फा होंगे, हो सकता है फिर 2 अल्फा, अल्फा 1 अल्फा 2। इतना कठिन आपसे पूछेंगे नहीं। वो गाना सुना तूने, तुम मुझको जान ले मैं तुझको जान लूं। वो नीट वाले ऐसे चलते हैं, एक दूसरे को जानिए। वो आपके जैसे हैं, आप उनके जैसे बन जाइए, दोनों गठबंधन कर लो एक दूसरे के साथ, जीवन आसान सा हो जाएगा। नहीं, तुम ज्यादा पढ़ के मत जाओ, वो ज्यादा पूछते ही नहीं है। तो रिलैक्स रहिए, वो नहीं पूछेंगे, मतलब अगले 10 सालों तक नहीं पूछेंगे ऐसी बातें। ये नोट कर लें। जितना मैं आपको क्लास में पढ़ा दूं उसमें से थोड़ा सा भूल जाया करिए, फिर जाया करिए, थोड़ा समझते हुए और थोड़ा भूलते हुए, थोड़ा थोड़ा करके चले जाया करिए, फिर भी पूरा पूरा हो जाएगा। और ये अगले 10 साल के लिए, हाँ, पिछले 10 साल से लेके अगले 10 साल तक लागू होती है बात। बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। आगे आने वाली पीढ़ियां पिछले 10 साल से तो चल ही रहा है, आगे 10 और हो जाएंगे। अगला सवाल, इसी बात पे 10 नंबर सवाल लगाओ। खींचो भैया। आज जनसंख्या थोड़ी ज्यादा ही है क्या, नया चैप्टर पढ़ने होंगे। हर नए चैप्टर में नए सिरे से आता हूँ, फिर नए की तलाश में फिर लौट जाता हूँ, यही जीवन। शुरू सब करता हूँ, खत्म कुछ नहीं कर पाता हूँ। बताइए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, आपस में डिस्कस कर रहे हैं लोग, करें, तुम्हें क्या लगता है किस पे जाया जाए, हम लोग तीसरा बोलें क्या। अब देखिए, इसमें जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, जनरल फॉर्मूला लगाइए। N1 3, डेल्टा एन जी बताओ देख के। 4 + 3/2 - 3,
सब गैसियस है। 4 माइनस 3/2, 4 2 8 माइनस 3 5/2। फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला लगाओगे। ये N1 की वैल्यू 3 10 जी, 5/2। अब बस अल्फा निकला तो काम हो जाएगा। अल्फा दिया हुआ है 40%, तो परसेंटेज में दिया तो 40/100 हो जाएगा अल्फा। ये सब पढ़ चुके हैं 0.4। तो ये लगा दो, 4/10 भी लिख सकते हो, 4/10 2/5। तो यहां लिख दो 2/5। 2/5 लिखते देखिए, ये 5/2 जब ऊपर जाएगा तो ये जब ऊपर आएगा तो इससे कट जाएगा। कहीं ऊपर आने तो देते, ऊपर ही तो नहीं आने देते किसी को। तो देखिए ये बचा 3, ये सब कट गया। ये 3 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 1/3। बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन छोटा डी, छोटा डी डिवाइड करो, बड़ा डी छोटा डी -1 1/3 उधर भेजो, 4/3। ऐसे करेंगे तो पीछे से रास्ते से फिर से ले जाएगा, ये प्लीज। आप बहुत जानते हैं, नहीं किसी और को तो नहीं बताएंगे ये सब बातें, आपको खत्म करना जरूरी हो। अरे हमसे पूछ लो चाचा, क्या पूछ रहे हो ऐसा है? लेविश बातें पूछ रहे हो क्या कोई? ऐसे कर रहे हैं, बताएंगे क्या? चलें। अब देखिए वहां घटनास्थल पे अगर आपको ऐसे करेंगे, ये तो सब करते हैं ना, ये तो यही सब करते हैं। तो सब जो करते हैं उससे सबका तो होता ही नहीं है, सबका हो ही नहीं सकता क्योंकि सीट नहीं है इतनी। जे क्या कहता है देखिए, बताइए डिसोसिएशन है एसोसिएशन है? एसोसिएशन है। अच्छा, पार्टिकल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं आगे जाने पे? बढ़ रहे हैं। देखो ये 3 दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहे हैं, आगे कुछ भी हो बस बढ़ ही गए ना। मतलब पूरा देखने की जरूरत नहीं होती बार बार। ये देखिए 3, ये 4, आगे जो भी होगा बढ़ेंगे ही। तो बताओ जब रिएक्शन आगे जाएगी तो मोल बढ़ेंगे या घटेंगे? ठीक है, मोल बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्योंकि इन दोनों का सीधा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी क्योंकि इन दोनों का उल्टा है। डेंसिटी घटेगी तो वेपर डेंसिटी भी, क्योंकि इन दोनों का सीधा है। वेपर डेंसिटी घटेगी तो जो बाद वाली है वो छोटी आएगी पहले वाली से, यानी कि छोटा डी कम होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि बड़ा डी अपॉन छोटा डी जब आप लिखते हैं तो ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला डेटा, आइए चेक करें, नीचे वाला छोटा होना चाहिए डेटा। यहाँ 4 हो गया, बड़ा हो गया, काट दें। 3 1 से बड़ा है, काट दें। 3 देखें 4 से छोटा है, हो सकता है, हो सकता है। यहाँ 3 2 से बड़ा हो गया, काट दें। नीचे वाला डेटा छोटा होना चाहिए, सिर्फ एक जगह हो रहा है, खत्म है सवाल। तो ये बात मैंने आपको पहले बताई हुई है, लेकिन आप सुनते हैं केवल, समझते नहीं है। ऐसा नहीं, ये बात मैंने अभी बताई है, मैंने थोड़ी देर पहले भाई साहब से जब बात कर रहा था। भाई साहब डेफिनेटली, तो ये बताया था मैंने आपको, यही लगाना था। एनालिसिस रखिए अपनी। तो मैंने कहा ना ये हथियार है, इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कर दिया, तो हथियार हथियार रखिए। खींचे। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं ये बताऊंगा कि पुराना वाला लंबा मेथड पढ़ने की जरूरत क्या थी। यही थी, अगर आप सिर्फ मास कंजर्वेशन पढ़ के जाओगे तो तुम्हें ये सब पता ही नहीं होगा कि मोल बढ़ा, फिर वॉल्यूम बढ़ा, फिर 2 प्रकार के वॉल्यूम, फिर 2 प्रकार की डेंसिटी। ये सब पता ही नहीं होगा तुम्हें क्योंकि तुमने सिर्फ क्या पढ़ा, मास कंजर्वेशन। तो अगर सिर्फ मास कंजर्वेशन पढ़ के जाओगे तो फॉर्मूला लगाओगे, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर पूरा लॉजिक पढ़ा है तो उसमें एक बार टाइम ज्यादा लगा है, लेकिन यहाँ पे सवाल लगाने में टाइम कम लग रहा है। तो यही फायदा है, यहाँ पे टाइम लगा लेंगे तो वहां कम लगेगा। आगे बढ़िए। हिंड अली जनरल केस एसोसिएशन।
मान लें आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, कह रहे इसमें समझाओ। जाहिर सी बात है एन कैसा होगा, 1 से बड़ा होगा, डिसोसिएशन हो रहा है ना। ठीक है, अब बताओ कैसे समझाओगे। टी इज इक्वल टू 0 पे कितने मोल, इसके T1 पे 1 में कितने गए, तो बताओ इसका एक जाएगा तो इसके कितने बनेंगे, n, तो इसके अल्फा के, तो इसके। ठीक है, तो बताओ दो प्रकार के मोल आ गए, कौन कौन से, एक पुराने वाले NT और एक नए वाले NO। मास कंजर्वेशन से डायरेक्ट कर दें हम, बताओ पहले कितने मोल थे, इंटू क्या लिखे, बाद में कितने मोल हो गए, सबको जोड़ो, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और इंटू क्या करोगे, MO, दोनों मास बराबर कर दो, यही आंसर है। को मुझे क्या किया आपने, मास कंजर्वेशन। तो फॉर्मूला अगर आपको डिराइव करना कहीं भी पड़ जाए सवाल में तो इससे करें। इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें बात को, लेकिन बेसिक सवाल तो इसी से लग जाएगा ना भाई। अगर तुम्हें सवाल आएगा तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होना चाहिए, ये भी तो फॉर्मूला ही है, इसी में पुट कर दो वैल्यू। क्या देगा वो तुमको, एमटी देगा, और क्या देगा, एमटी देगा, हो सकता है अल्फा दे, हो सकता है एमओ दे, कोई एक देगा। अल्फा दिया, पुट करो, एन बताएगा ही, सवाल में रिएक्शन होगी, खत्म, एमओ निकल आएगा, बराबर। तो फॉर्मूले को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है, ये समझिए कि आप मेन फॉर्मूला ही रट रहे हैं बैठ के, इसी से हो जाएगा ना। बहुत मन करा नहीं, मैं उसको डिराइव करना चाहता हूँ। हाँ तो आओ ना प्लीज से क्या बात कर दी तुमने, देखो, व्हाई नॉट। यहाँ पे देखिए अल्फा, इंग्लिश में बात किया करो, अल्फा कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा n-1। ऐसे ज्यादा ना बोल पाओ तो ऐसे, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए इसी को 3-4 बार बोल दिया करो बीच में, और बाकी या करते रहा करो, देखो, डेफिनेटली डेफिनेटली ठीक है, समझ जाएगा तो बताती, 1 को उधर भेजो। देखिए बताइए, यहां तक मामला पहुंचा, नहीं हमसे नहीं करना है ये। देखिए अब n-1 को इधर ले आए, जैसे आप इसको इधर लाएंगे आपको मेन फॉर्मेट दिख जाएगा, देखें मेन फॉर्मेट आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे आ रहा है देखो n-1, और बाकी आ रहा है mt माइनस MO, चेक करो, क्या ये मेन फॉर्मूला आ गया। अब आप चाहें तो इससे सवाल लगा लें, और अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो पीछे सवाल तो लग ही जाएगा, सवाल तो इससे भी लग जाएगा ना, सवाल ही लगाना, सवाल तो इससे भी लग जाएगा। सॉल्व कर लें तो ऐसा है, खींचो जल्दी से। अब बताओ एक बात, कि ये जो फॉर्मूला आया है, क्या ये फॉर्मूला उस वाले पुराने, अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप वो जनरल जो फॉर्मूला रट के बैठे हैं उससे भी निकल जाएगा। ये हो गया मेथड नंबर 1, अभी तक हमने जो किया वो क्या था, मेथड नंबर 1 मान लें, मास कंजर्वेशन से सॉल्व किया पूरा। अब दूसरा तरीका आपको याद करने वाली पार्टी है, अगर आप कह मैं सब याद कर लेता हूँ, LBS सोसाइटी, तो आप क्या करने की, सीधे फॉर्मूला, कह रहे मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या तुम उसकी ताकत देखना चाहोगे, तो ऐसे लीजिए, बड़ा डी उसको DT लिख लो, छोटा डी को DO लिख लो, नीचे DO है। अब बताओ N1 कितना, बताओ N1 कितना, डेल्टा एन जी बताओ, सब गैसियस है, ये भी गैसियस और ये भी गैसियस, डेल्टा एन जी बताओ, n-1 पुट करो यहाँ,
पुट करोगे तो बताओ क्या आएगा, n1 कितना 1, डेल्टा एन जी n-1, बाकी सब वही है dt माइनस डी ओ अपॉन डी ओ। अब इसको देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया। अब क्या ये जो आया है वही ऊपर वाला भी आया था, ऊपर वाला आपने पूरा सॉल्व किया, अब ये देखिए फॉर्मूले से डायरेक्ट आ गया। तो अगर आप फॉर्मूले की ताकत दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लें, लॉजिक से करना चाहते हैं तो ऐसे लें, विभिन्न तरीके हैं, दोनों लिख लें। अच्छा कई सोचेंगे वहां dt लिखा है वहां mt लिखा है, अलग अलग है, ऐसे तो विचार नहीं आ रहा मन में। मन ही मन मार दो ऐसे मन को। फिर डालो उसके बाद आखिरी बात, ये खींच लिया, जल्दी खींचो। तो ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते तो अपना एलबीएस सोसाइटी वाले ये याद करें, खत्म करें। आखिरी बात है जनरल केस ऑफ एसोसिएशन। अभी जो की थी वो क्या थी, जनरल केस ऑफ डिसोसिएशन था। अब आ जाओ एसोसिएशन। कभी कभी क्या है डायरेक्ट ये सवाल आ जाता है, इसी को न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछ लेगा, बताओ ये रिएक्शन है, आंसर बताओ, ये आंसर होगा। तो देखा हुआ होगा तो जल्दी होता है, इसलिए कोशिश करिए कि सब कुछ देख के जाइए। लॉजिकल बात है। क्योंकि वहां सोचने समझने का समय बिल्कुल होता नहीं, यकीन माने आप ये सोचें कि वहां फॉर्मूला डिराइव करूंगा और कोई नई चीज बना लूंगा फिर सवाल लगा लूंगा, इतने तेज होते अगर तुम नहीं, इतने हैं नहीं मतलब, और समय भी नहीं हो, अगर आप हैं भी तेज तो तेजी दिखाने का समय भी नहीं होगा, कोई टाइम ही नहीं होता। 1 मिनट से ज्यादा तो आपको किसी सवाल में मिलेगा ही नहीं, उसी के अंदर आपको निपटा देना है, मतलब चाहे जितना अच्छा हो। देखें एसोसिएशन, यहां पे बताओ ऐसा चल रहा है, तो ये जो इसको बोलोगे मोनोमर है, ये कौन है, और ये जो बना है ये पॉलीमर, पॉलीमर। एन अगर 2 हो जाएगा तो डाइमर, बराबर भाई साहब, इट्स ओके। अब देखिए, अगर बताइए t इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल थे, यहाँ 0 थे, t इज इक्वल टू T1 पे 1 में से अल्फा चले गए, तो बताओ यहाँ कितने लिखें, जल्दी से बताओ। कई लोग निकल नहीं रहा मामला। देखिए उसके n जाएंगे तो इसके 1 बनेंगे, n जाते हैं तो 1 बनते हैं, तो 1 जाएंगे तो अल्फा गए तो खटाखट होना चाहिए सब। ये सब लिख के कर रहे हो तो दिक्कत है भैया, फिर ये सब दिमाग में जाना चाहिए। बताइए t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू T1, मास कंजर्वेशन बोलो, इनिशियल मोल इनटू फाइनल मोल, बताओ सबको जोड़ो, इनटू, यही आंसर है। कोई पूछे मेरे को फॉर्मूला दे दो तो कह देंगे खत्म, यही फॉर्मूला ले जाओ, लग जाएंगे इससे सारे सवाल। कल में यहाँ पे मान लो लिख दे n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो घबरा जाओगे देख के कि क्या पूछ लिया ये। सही बात है, n या तो 2 के बराबर होगा या तो 2 से, तो कम से कम आप यहाँ 2 तो लोगे ना भैया, 1 थोड़ी लोगे, 1 लोगे तो बना ही क्या फिर, तो डाइमेराइजेशन तो कराओ मिनिमम। यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ, कोई एक आपको दे देगा, फॉर्मूला आपको यही लगाना है, खत्म है सवाल। फॉर्मूला याद भी नहीं रखना, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो याद करने की जरूरत भी नहीं, सीधे क्या लगाए
मास कंजर्वेशन, एक लाइन लगेगी आंसर। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। देखो 1 इंटू एम टी, इधर कौन आया था 1 माइनस अल्फा प्लस इंटू एमओ, एमओ को उधर भेजो भी, तो बन जाएगा एम टी बाय, इसको सिस्टमेटिक लिखो, अल्फा कॉमन, 1 को इधर भेजो, 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ, लिखते हैं सीधे, 1 इधर आ गया। अब 1 बाई एन माइनस 1 को नीचे भेज दो, अल्फा की वैल्यू बताओ, नीचे कौन आ जाएगा 1 अपॉन एन माइनस 1, और यहां कौन बचेगा एम टी माइनस एमओ अपॉन एमओ। आप चाहें तो कभी कभी ऐसे फॉर्मेट में सवाल पूछो तो ऐसे बता दो, ऑप्शन वो कैसे देता है उस हिसाब से चलेंगे, ऐसा ऑप्शन देता तो ऐसे लीजिए, और अगर ऐसा ही ऑप्शन देता तो ऐसे लीजिए, सही सब कुछ है। बराबर, एक और काम कर लो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व करना है तो ऊपर और नीचे n मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा n, यहाँ n आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1, n कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा n, तो आंसर आएगा n अपॉन 1 माइनस, ठीक है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n, ऊपर नीचे n मल्टीप्लाई किया बस, ये भी ठीक है, तो कोई इस फॉर्मेट में पूछ ले तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन देगा तो ऑप्शन मॉडिफाई कर देगा, ये भी लेते जाए, ठीक है। अब आप मान लीजिए इतना नहीं करना चाहते, ये सब भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, एलबीएच में आ जाइए फिर, कर तो मुझे मेरे फॉर्मूले के साथ अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए, तो कहीं लीजिए ना प्लीज, ये फॉर्मूला था आपका n1 नीचे डेल्टा एन जी, बड़ा डी छोटा डी छोटा डी, तो हो जाए इससे एक बार, n1 देख के बताओ, n1 कितना डेल्टा एन जी बताओ, 1 माइनस, ऐसे बढ़िया वैसे, तो बताओ n1 की जगह क्या लिखें नीचे, बड़ी वाली कोचिंग कई लोग ऐसे लाइट बंद करके पढ़ाते थे, देख लो क्या हो रहा है, गॉडजिला नहीं आ गया, ऐसे क्या होता है, बड़ी वाली कोचिंग कई लोग लाइट 12 में आते थे क्लास के तो लाइट बंद करके पढ़ाई चलती थी बायो की, बात चला भैया प्रोजेक्टर पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर साहब हैं, ये लीजिए, हो जाएगा ठीक है, जो होना है वो तो तय है, उसमें इतना परेशान क्या होना, समय होगा तो जाना ही पड़ेगा, अभी नहीं आया है, चले। अब मान लीजिए जितना आपने पढ़ा अभी तक, आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते मान लो, एक और बात सुन ले पहले, एक और बात क्या सुन ले, देखिए डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये था
अगर आपने डिसोसिएशन का फॉर्मूला निकाल लिया था, ये वाला है ना, तो तुम्हें एसोसिएशन का सवाल अलग से लगाने की जरूरत ही नहीं थी। कैसे? ध्यान से देखिए, जब आप डिसोसिएट होते हैं और जब आप एसोसिएट होते हैं तो अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो एन होता है वो रिप्लेस हो जाता है 1/n से। तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो ये कहता है डिसोसिएशन की जगह जब एसोसिएशन का प्रश्न है तो बस एन की जगह 1/n कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। किरण क्यों ऐसा हुआ समझाओ। किरण डिसोसिएशन में देखो, एक टूटता था तो एन बनते थे, है ना। एसोसिएशन में एन जुड़ते हैं, एन टूटते नहीं है, एन जुड़ते हैं। एन जुड़ते हैं तो एक बनता है। शब्दों का इस्तेमाल संभाल के करिए, महाभारत हो गई थी चीजें, है ना। तो देखिए, पहले मैंने क्या बोला, एक टूटा और एन बने। अब मैंने क्या बोला, एन जुड़े और एक बना। तो एक की जगह एन ने ले ली और एन की जगह, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि n/1 की जगह 1n ने ले ली। देखो, n/1 था यहाँ पहले, फाइनल कितने थे, n इनिशियल 1, तो n/1 था रेशियो। बाद में n की जगह कौन आ गया, 1, और 1 की जगह कौन आ गया। तो बताओ n/1 की जगह क्या लिख दो, 1/n लिख दो। तो चेक करिए कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। चेक करो, ये किसका फॉर्मूला है, डिसोसिएशन। यहाँ पे क्या करो, n इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ लिख दो 1/n, बाकी सब सेम सेम। चेक करिए, सीधे यहाँ आ गए, बराबर, और फिर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट आ सकते थे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, बस n की जगह 1/n। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कह रहे मैं अच्छा डिसोसिएशन निकाल लिया तो एसोसिएशन निकालना आसान है। अब कह रहे मैं डिसोसिएशन भी निकालना नहीं चाहता। समझ रहे हो, मतलब किस कदर जो है आलसीपन छाया है शरीर में। मैंने कहा डिसोसिएशन निकल जाएगा तो एसोसिएशन निकालना आसान है, n इज रिप्लेस बाय 1/n। एक जुगाड़ आ गया अपने पास। अब वो कह रहे मैं डिसोसिएशन भी नहीं निकालना चाहता, उसके बिना ही निकाल के दिखाओ। तो फिर आखिरी हथियार है कि बस एक फॉर्मूला ले जाइए। अब आप इसी के लिए बने हैं। कुछ नहीं तो बस आपकी जिंदगी में एक होना चाहिए, और किसी को जिंदगी में आने मत दो इसके अलावा। इससे लगाइए सारे सवाल लगते हैं, खत्म। केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त होता है, गोभी का फूल बना ले, कीड़े लगा ले। अगला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज से, अभी से, आज और अभी, इसी घड़ी से। खत्म मामला। आपके कौन कौन चैप्टर हो गया। ये सब हो चुका है। और हम लोग जा रहे हैं अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद का क्रम बताते था मैं आपको। उसके बाद या तो हम लोग थर्मो करेंगे या सॉल्यूशन, बड़ा चैप्टर मतलब। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ लिया तो इसके बाद थर्मो पे पढ़ना ज्यादा सही है। मेरे सवालों का जवाब दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो हिस्से, पहला हिस्सा कंडक्टेंस और दूसरा सेल। कंडक्टेंस पे आइए। कंडक्टेंस वही डालना है। पहले हम पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 1 में कंडक्टेंस पढ़ेंगे, फिर पार्ट 2 में सेल पढ़ेंगे।
हिंड वाली कंडक्टेंस, सॉलिड्स से जब आप पढ़ते हैं तो 4 प्रकार के सॉलिड्स पढ़ते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा मेटेलिक सॉलिड, तीसरा आयनिक सॉलिड, चौथा कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड ही बोलते हैं। ध्यान दें, इसमें से जो बीच वाले 2 लोग हैं इनमें कंडक्टेंस होता है, तो ये दोनों कंडक्टर हैं। और जो ऊपर और नीचे वाले 2 लोग हैं ये इंसुलेटर होते हैं। आखिरी वाले में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, इस खानदान के सभी लोग इंसुलेटर हैं। इसका एक अकेला आदमी था जो बड़ा होकर कंडक्टर बनना चाहता था, और वो बनता भी है। टिकट प्लीज। देखें, तो ये मामला है। तो मॉलिक्यूलर, मेटेलिक, आयनिक, कोवलेंट, हमें कौन से 2 लोग पढ़ने हैं? हमें क्योंकि कंडक्टेंस पढ़ना है तो हम 2 बातों पर फोकस करेंगे। कौन कौन सा? मेटेलिक और आयनिक। खींचते जाए। मेटेलिक का एग्जांपल बताऊं, जैसे आयरन की रॉड। आयरन की रॉड का जो कंडक्टेंस है वो मेटेलिक कंडक्टेंस है। आयनिक सॉलिड के अंदर NaCl का सॉल्यूशन बना लो, का जो कंडक्टेंस होगा वो आयनिक कंडक्टेंस है, आयनिक सॉलिड है। दो पढ़ने हैं आपको। तो दोनों पढ़ना शुरू करते हैं। एक तरफ वही डालो मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरी तरफ, अच्छा, जो आयनिक सॉलिड का कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो 2 पढ़ने हम लोगों को, कौन कौन से? मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। एक तरफ वही डाली मेटेलिक कंडक्टेंस, दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक में लिखो, नो मैटर इज ट्रांसफर्ड। मेटल मत लिख लेना, ये मैटर सब्सटेंस। नो मैटर इज ट्रांसफर्ड। बगल में इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखो मैटर इज ट्रांसफर्ड। पहले वाले मेटेलिक में नो मैटर, बगल वाले के इलेक्ट्रोलाइटिक में मैटर इज ट्रांसफर्ड। नंबर 2, दोनों के नीचे, पहले मेटेलिक, मेटेलिक में आ जाए, लिखें नो केमिकल चेंज। नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बगल में आ जाए इलेक्ट्रोलाइटिक में, केमिकल चेंज टेक प्लेस। तीसरा, मेटेलिक के नीचे, चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
बगल में आ जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक चार्ज कैरियर्स के आगे लिखो आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक में चार्ज कैरियर्स आयंस है। आयन में दो आयन है, कैटायन एंड एनायन। आयन में दो नाम लिखो, कैटायन एंड एनायन। अगला, पहले वाले में लिखो टेम्परेचर बढ़ने पे, ऐसे लिख लो, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस कम होता है। बगल वाले में आओ, यहां टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। सारी बातें एक साथ दिमाग में नहीं रख पाए, दो बातें रख लिया करें। टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस यहाँ घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस यहाँ दूसरी अपने आप रहेगी। अब इन सब बातों का कारण समझते हैं जरा। लिख तो लिया आपने, पहले को पढ़िए। पहला क्या लिखा हुआ है? अब देखिए जो मेटेलिक कंडक्टेंस है उसको थोड़ा समझ लें। इसका उदाहरण कौन है? आयरन रॉड। अब आपने आयरन की रॉड ली और आपने कहा इसके अंदर कंडक्टेंस है या नहीं, चेक करके बताओ। तो मान लो आपका कोई मित्र है, उसने कहा कि ये चेक कराओ, तो उससे आपने एक्सपेरिमेंट कराओ एक, उससे कहो कि एक आयरन की रॉड लाओ ऐसी जिसको तुम करना चाहते हो, और इस रॉड को लेकर के खंबे पे जाकर चिपक जाओ। आपने हाथ मत लगाना खंबे पे, उसमें करंट आ रहा होगा तो तुम ऐसे रॉड से चिपका देना अपने हाथ को, हाथ दूर रखना, रॉड छुआ देना। रॉड टच कराएगा तो क्या होगा बताओ? थोड़ी कुर्बानी देनी होगी ना, मतलब समझने, कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा कुर्बानी दीजिए। तो मान लीजिए सुनील नाम का एक युवक है, आपका दोस्त है, बहुत उत्तेजित है कि मैं समझूंगा, तो उसको बुला लाइए। सुनील से कहिए एक लोहे की रॉड लो और उसको जाकर के खंबे पे से टच कराओ, और तुम वीडियो बनाना रील, ऐसे नीचे लेट के, ठीक है? पूरा व्यू आना चाहिए, है ना? खंबा दिखना चाहिए, सुनील दिखना चाहिए, और पोल भी दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से तुम जब रील बनाओगे तो छोटी सी रील बनाना, नहीं ज्यादा लंबी बना दोगे तो फिर सुनील वापस नहीं आएगा। वीडियो नहीं बनाना, रील बनानी अपना 10-20 सेकंड की। तो सुनील को झटका महसूस होगा। अब सुनील को झटका महसूस हुआ तो क्यों महसूस हुआ, कारण क्या उसका? वो जो, बहुत बड़े, वो जो आयरन की रॉड थी उसके थ्रू कंडक्टेंस आया। भाई कंडक्टेंस अगर उसमें होता ही नहीं तो उसको झटका क्यों लगता? तो सुनील ने कहा इसका मतलब आयरन की रॉड के अंदर कंडक्टेंस होता है, मान गया ये। अच्छा, उसने सुनील ने कहा कि जब रील बन जाए तुम्हारी तो एक लक्कड़ लाना और मेरे हाथ पे मार देना, लोहा मत लाना नहीं तुम भी चिपक जाओगे, फिर हम दोनों की रील कौन बनाएगा? तो मान ली सुनील अपनी एक महिला मित्र के साथ गया, डिम्पल, उससे कहा कि लक्कड़ ले आना, और जैसे मैं ऐसे से करूं, समझ जाना, झाग निकलने से पहले जो है लक्कड़ मार देना। पता सुनील मर गया तो खेल खत्म, फिर तो अगली बार कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना? सुनील डिम्पल की जोड़ी है। तो डिम्पल ने क्या किया, लक्कड़ मारा उसके हाथ पे, लोहे की रॉड गिर गई। फिर लोहे की रॉड जब गिर गई तो उसने कहा सुनील से कि देखो ये रील बनी है हमारी। सुनील ने कहा वाकई कंडक्टेंस तो है भाई। दूसरी बात देखें, पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है, इस वाले में, पहले वाले में आपने एक पॉइंट ऐड किया है क्या, कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, तो क्या करेंगे? सुनील से कहा था मैंने इसीलिए कि पहले रॉड का वजन कर लेना जब झटका खाने से पहले, और जब झटका खा लेना उसके बाद रॉड का वजन करना। रॉड अगर पहले 100 ग्राम की थी तो अभी भी उसका वजन ना बढ़ा होगा और नहीं, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि कोई मैटर ट्रांसफर। तीसरी बात, उसमें लिखा है आपने कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो आप आयरन की जो रॉड है उसका कलर वगैरह देख लो, जैसा कलर झटका खाने से पहले हो वैसा ही उसमें कोई ऑक्साइड की लेयर, नाइट्राइड की लेयर, ऐसा कुछ भी चढ़ने वाली कोई रिएक्शन नहीं कर रहा वो। तो किसी प्रकार की कोई रिएक्शन भी नहीं हो रही है, कोई मैटर का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा। ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट से साफ हो जाती हैं। इधर आ जाए, कोई कहता है ये वाला समझाओ। मान लीजिए सुनील डिम्पल लॉक 2, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस समझने के दोनों, तुमसे इस बार क्या कहेंगे? इस बार कहेंगे ये वाला समझना है तो क्या करना है, दूसरा एक्सपेरिमेंट करें आओ। इस बार एक बाल्टी लेंगे, इसके अंदर पानी भरिए, और पानी भरने के बाद जो है, लोहे की बाल्टी मिल जाए तो और बढ़िया है,
ऐसे पानी भर दो, पानी भरने के बाद 2 इलेक्ट्रोड लगा दो, इलेक्ट्रोड लगा के ऐसे इसको जाकर किसी बैटरी से कनेक्ट कर देना। फिर बताइए उस बैटरी के थ्रू इसमें करंट फ्लो कराएंगे। फिर सुनील से कहेंगे कि अपना हाथ डालो इसके अंदर। अब सुनील झटका खा चुका है, सुनील एक समझदार युवक, वो कहता डिंपल से इस बार तुम्हारी बारी। कहता है इस बार रील मैं बनाऊंगा, झटका तुम खाओ, है ना, हर बार हम ही थोड़ी खेलेंगे। तो इस बार ये डिंपल हाथ है हरा हरा। अब देखिए डिंपल ने जो है जैसे ही, है ना, ऐसा नहीं कि हाथ ही दे दिया, लीजिए भाई, ऐसे हाथ डाला उसके अंदर, तो उसको क्या हुआ, झटका महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर्किट से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, बैटरी बैटरी कनेक्टेड है। तो बैटरी के थ्रू उसमें करंट आई, करंट आई तो सर्किट कंप्लीट हो गया। आपने उसमें हाथ डाला तो आपको कैसा महसूस हुआ? डिंपल को झटका महसूस हुआ इससे। तो इस बार रील कौन बना रहा है? उसके बाद उसने कहा क्या था, फिर से मेरे हाथ पे लक्कड़ मार देना, मैं गिर जाऊंगी, और फिर तुम रील कंप्लीट अपनी, व्लॉग 2। तो बताइए जब इस बार डिंपल वापस रील कंप्लीट हो जाएगी तो उससे पूछेंगे तुम्हें वीडियो में क्या दिखता है, तो कहेंगे झटका लगा, इसका मतलब कंडक्टेंस यहाँ पे मौजूद। यहाँ पे अगर कंडक्टेंस मौजूद ना होता तो इसको झटका कैसे लगता? तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टेंस मौजूद है। इसके अंदर आप क्या भरा हुआ है आपने? पानी प्लस नमकीन पानी। नमकीन पानी का मतलब समझते हैं? पानी में थोड़ा सा नमक मिला रखा हमने, तो बढ़िया झटके लगेंगे। तो बताइए NaCl जब आप मिलाएंगे, नमकीन पानी भर दीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो जब नमकीन पानी भरेंगे तो इसको बढ़िया झटके लगेंगे, तो इससे साबित होता है इसके अंदर भी कंडक्टेंस। दूसरी बात, मैटर ट्रांसफर की एक बात करी गई है वहां पे देखें। अब जब मैटर ट्रांसफर की बात आप करेंगे तो यहाँ पे क्या मैटर भी ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल। आप जब आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, क्या पढ़ते हैं? तो इलेक्ट्रोलिसिस जब आप डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, तो ऐसे 2 रॉड लेते हैं इसमें, उसके बाद इसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट होता है बकायदा। ये एक सेल बनाया जाएगा, इसके अंदर यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? NaCl। कैसा? एक्वस। फिर क्या करेंगे? फिर ऊपर से करंट पास होगी, इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक तरफ एनोड बन जाएगा, दूसरी तरफ, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। Na+ इसमें से एक तरफ भाग जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा? Na सॉलिड। और Cl- दूसरी तरफ भाग जाएगा, क्या बना देगा? इस प्रकार से आपको 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कौन कौन से? Na सॉलिड और Cl2 गैस। तो बताइए ये जो सिस्टम में पड़ा हुआ NaCl है, इसी से निकल निकल के ही तो ये आयन जा जाके क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये Na+ जो यहाँ पड़ा हुआ है इसके अंदर, वो क्या बना रहा है? Na सॉलिड। और जो Cl- पड़ा हुआ है वो Cl2 गैस। तो क्या यहाँ पे Na+ और Cl- खत्म होते जाएंगे? तो ये लोग खत्म होते जाएंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट, इस रॉड पे और इस रॉड पे आपको प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। कहीं पे सॉलिड डिपॉजिट होगा, कहीं पे गैस लिबरेट होगी। तो क्या मैटर का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे कम हो रहा है, और धीरे धीरे इन रॉड पे चीजें डिपॉजिट हो रही हैं या बन रही हैं, लिबरेट हो रही हैं। गैस के टर्म में हम क्या यूज करते हैं? लिबरेट होना। और सॉलिड में क्या बोलते हैं? सॉलिड जमा होता है, गैस लिबरेट होती है, बराबर। और इस प्रकार से हमें चीजें मिलने लगेंगी। तो इसका मतलब क्या मैटर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा? कुछ समय बाद आप आएंगे तो यहाँ NaCl के जो आयन है, Na+ के और Cl- के, क्या वो घटेंगे या बढ़ेंगे? कोई पूछे कि Na+ का जो आयन यहाँ पे मान लो 50 आयन थे, तो कुछ समय बाद 50 के 60 हो जाएंगे या 50 के 40 हो सकते हैं? तो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बाकी के 10 आयन कहाँ गए? Na सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्या मास कंजर्व है? मास तो कंजर्व है, जो वहां से घटेगा वही वहां पे जाके डिपॉजिट होगा। तो मैटर ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा? अगले पे 2 बातें देखी यहाँ पे लिखी हैं आपने। पहला, मैटर ट्रांसफर होता है। दूसरा क्या लिखा है? केमिकल चेंज होते हैं। देखिए हो रहे हैं केमिकल चेंज। ये क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है, और ये सब केमिकल चेंज है। आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2 बातें देखिए, समझ में आ गई क्या? इसको पढ़ो। यहाँ पे कह रहे हो टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टेंस गिरता है, तो इसका क्या कारण है? इसको समझिए थोड़ा। तो एक तरफ मेटेलिक है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिटिक। यहाँ पे जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो रॉड होती है
मेटल की, मेटेलिक मतलब Fe की रॉड है मान लो, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, और यहाँ मेटल के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एम प्लस को कर्नल। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आप फ्री कर दें, जो कि बड़ी आसानी से फ्री हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और ये बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कर्नल। एटॉमिक में पढ़ते हैं। कर्नल की डेफिनेशन को पूछे तो क्या बताएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देने पे जो बचता हुआ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं। अब अगर आपने हीट कर दिया तो हीट करने से क्या होता है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मेटल में से निकल चुका है तो ये भागता रहता है ऐसे, इसी की वजह से कंडक्टेंस है। अब जब आप हीट करेंगे तो ये जो रॉड है, रॉड का ये वाला हिस्सा बड़ा वाला, जो मेटल का बड़ा वाला हिस्सा है कौन सा, कर्नल, इसके अंदर थर्मल वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। थर्मल वाइब्रेशन होने का मतलब है अगर इसको हीट मिलेगी तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा, जैसे आपका फोन कभी वाइब्रेट होता हो, तो यहां रख दें तो ऐसे यहां से चलता था इधर भी आ सकता है, बराबर, घेंगे घेंगे करके नहीं आता? तो ऐसे करके इधर आ गया, गिर भी सकता है। तो बताइए थर्मल जब वाइब्रेशन शुरू होंगे तो ये इधर भी वाइब्रेट करेगा, नीचे भी वाइब्रेट करेगा, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, इधर भी वाइब्रेट हो सकता है, और आगे भी जा सकता है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के रास्तों को ब्लॉक करता है। इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से पहले आराम से घूम रहा था, यहाँ कोई था नहीं, अब इसके सामने कौन आ गया, ये वाइब्रेट होता हुआ इधर इधर आ गया, इधर आ गया तो इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो इस इलेक्ट्रॉन का जो फ्री फ्लो था उससे थोड़ा सा ब्लॉकेज मिला, तो इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा, गिरेगा तो कंडक्टेंस इसी की वजह से था, तो कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो लोग? तो क्या क्या लिखेंगे मेन पॉइंट, जब टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने पे पहला पॉइंट थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, किसके, कर्नल के। तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ब्लॉकेज मिलता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन गिर जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर गिर जाएगा तो कंडक्टेंस भी गिर जाएगा। कंडक्टेंस गिर गया तो आप समझ गए कि रेजिस्टेंस खींचे, ये बनाते जाए, बाकी तो लिखा ही हुआ है। तीसरे में सरसों नीचे ने पूछ सकते हैं। ये भी साइड में लिख लेना। ये क्या हो रहा है समझ गया, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पूरा पार्ट ही है तो बहुत ज्यादा इसमें अभी नहीं बताया। तो आपसे कोई पूछे क्या हो रही तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। और इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, मैटर का ट्रांसफर होता है, और मैटर का ट्रांसफर होगा, केमिकल चेंजेस होंगे, तो सब बातें यहाँ समझ में आ रही हैं। ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ये भी बना ले। चले, चल ही रहा है अभी। अब इसमें करंट कहाँ बहेगी, इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, कहाँ पे एनोड बनेगा, वो कहाँ कैथोड, ये सब डिटेल में बाद में करेंगे, क्योंकि बाद में होना ही है इसको। कहाँ पे, जो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अभी उन सब बातों पे नहीं जा रहे हैं, अभी इतना समझ लें कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है,
कौन से वाले कंडक्टेंस में? इलेक्ट्रोलिटिक। अगला ये नोट करें जल्दी से, बगल में आ जाए इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा बताओ? इसमें देखिए जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने पे एनर्जी सिस्टम को मिलेगी। इसमें चार्ज के कैरियर्स कौन है? आयंस। आयंस में दो लोग हैं, कौन कौन से? कैटायन और एनायन। तो जो आप हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इन आयंस को एनर्जी मिलेगी। तो इन आयंस की जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी, और इनकी वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो इनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं क्या, क्या बढ़ जाना? आयनिक मोबिलिटी का बढ़ जाना। वेलोसिटी से डायरेक्ट कनेक्टेड है मोबिलिटी। और अगर ये बढ़ गई तो इसी की वजह से कंडक्टेंस आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट कराएंगे, उतना कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो इस बार वेलोसिटी बढ़ने से आप कह सकते हैं आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। बीच में एक पॉइंट और ऐड कर दें, कौन सा? वेलोसिटी बढ़ गई, किसकी? आयंस की। आयंस की वेलोसिटी बढ़ी, मोबिलिटी बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कारण दोनों जगह अलग अलग है। खींचे। चलें अगला। ओम्स लॉ कौन फॉलो करेगा दोनों में से? पहला वाला, दूसरा वाला? दोनों करा दें। एक तरफ चल रहा है मेटेलिक कंडक्टेंस, दूसरी तरफ चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अगला पॉइंट आता है दोनों के बीच में कि ओम्स लॉ कौन फॉलो करेगा। तो ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है। V इज इक्वल टू आई आर, आप इसमें भी लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं। याद करें जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ऐसे सवाल नहीं लगाते आप कि एक मैंने कोई कंडक्टर की रॉड ली और उसको कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से, और बताओ बैटरी में से इलेक्ट्रॉन चले, फिर कितने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में जाएंगे, इतने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो आप लगाते हैं सवाल। तो ओम्स लॉ वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ भी मेजर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। वहां भी चलता है, वहां तो चलेगा ही। यहाँ पे आप क्या लेके बैठे हैं? यहाँ पूरा ऐसे कंटेनर बना के बैठे हुए हैं, उसके अंदर एनोड कैथोड लगा रखा है, ऊपर बैटरी लगी है, तो यहाँ भी V इज इक्वल टू आई आर चल रहा है दोनों जगह। दूसरा प्रश्न है, फेराडे का कानून कहाँ लगेगा? फेराडे का कानून आपको अगर पता हो तो आप समझ जाएंगे कहाँ लगेगा। फेराडे का कानून जो है वो बेस्ड है मैटर ट्रांसफर पे। फेराडे का कानून लगता ही तभी है जब मैटर ट्रांसफर हो, क्योंकि सारी बातें मैटर ट्रांसफर की करता है वो बताता ही क्या है? वो बताता ये है कि कहाँ पे मैटर ज्यादा ट्रांसफर हुआ है और कहाँ पे कम हुआ है। बराबर। अमाउंट बताता है उसका। तो अमाउंट होगा डिफाइन तभी जब मैटर ट्रांसफर तो हो। तो मैटर ट्रांसफर जहां होगा वहां लगेगा। तो कहाँ लगेगा बताओ? यहाँ लगेगा। और यहाँ मैटर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो यहाँ नहीं लगेगा। खींचे भी इतना। ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है। तो पहले वाले में नॉट एप्लीकेबल, दूसरे वाले में एप्लीकेबल। अब हमें कौन सा वाला पढ़ना है इनमें से? दूसरा वाला।
चले। अब देखिए यहां पे जितना हमने पढ़ लिया इन दोनों में डिफरेंस वो सब ठीक है। शुरुआत कहां से हुई थी? 4 लोग थे सॉलिड्स में, जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनमें 4, 4 में से आपको कितने पढ़ने? तो बाकी दोनों में कंडक्टेंस नहीं है तो 2 को उठाया, दोनों में अंतर समझ लिया। अब ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, क्योंकि मेटेलिक कंडक्टेंस में जो आयरन की रॉड है इसका कंडक्टेंस कितने इलेक्ट्रॉन पर टाइम पर सेकंड में घूम रहे हैं, ये सब फिजिक्स वाले पढ़ते हैं, ये सब फिजिक्स का पार्ट है। तो पैसे वो भी ले रहे हैं वो, है ना। तो अपने ये पढ़ते हैं, अपने सर्किट की बातें करते हैं। सर्किट का मतलब है अपने सेल बनाएंगे। क्या करेंगे? तो सेल बनाइए, बैटरी बनाएंगे। तो बैटरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट पढ़ते हैं, ये वाला। तो हम जो भी पढ़ेंगे वो सब किसके बारे में अब आगे से पढ़ेंगे? इस पे आ जाए, हिंट डालें। अब आगे से जो भी मैं बातें करूंगा वो सब किसके बारे में? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में। मतलब जैसे मैं NaCl जैसा एक सॉल्यूशन बनाऊंगा उसकी बातें करूंगा। मैं आयरन की रॉड को छोड़ चुका हूं बहुत पहले। ठीक है, यहां पे कुछ टर्म समझने होंगे, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इनके सिंबल रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। तो ऐसे ऊपर चोंच नहीं थी, उसको कप्पा बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस सिंबल ये, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 6 बातें पढ़नी है आपको, 6 बातें खत्म हो जाएंगी, इनके बारे में सब कुछ जब जान लेंगे तो पहला पार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन सब कुछ जानना इतना आसान नहीं है, बातें बहुत करते हैं। इनके पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा गहराई में उतर के। आइए इनकी बात समझते हैं। पहले ही जो 2 व्यक्ति हैं, देखिए रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर आप एक को समझ गए तो दूसरे को अपने आप समझ जाएंगे। ये दोनों भी रेसिप्रोकल हैं, तो एक को समझ के तो दूसरे को अपने आप समझ जाएंगे। ये किसकी बजी? अपनी बजी? ये दोनों अलग से समझने पड़ेंगे। तो पहले वाले जो 4 हैं वो कनेक्टेड है, तो पहले वाले 4 में से अगर हम 2 समझ गए तो बाकी 2 समझ में आ जाएंगे। तो टाइम हो गया। वैसे भी इस फ्लोर पे अपनी ही बचती है, और कोई है ही नहीं इस फ्लोर पे। आइलैंड टाइप का फ्लोर है ये। तो नेक्स्ट टाइम बताएंगे इसके आगे।